दुश्मन की तरह जिस तरह से इंसान की जान ले रहा है वो है। और ये कह सकते हैं कि कल भी मैंने जैसे कहा कि चीन के साथ हमने एक युद्ध लड़ा, पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़े और कई ऐसी ताकतों का हमने सामना किया, उसमें इतनी जाने नहीं गई जितनी इस अदृश्य दुश्मन ने हमारी ली। अभी भी सतर्क सावधान रहना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने आज 3 विशेषज्ञों का पैनल, चिकित्सक हैं जो पूरी तरह से एक एक चीज को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं और उनका अपना एक कद है, महत्व है। हम उन्हीं के साथ में आज चर्चा कर रहे हैं और कुछ क्वेरीज आप लोगों की होंगी, उन सब चीजों का जवाब भी देंगे। हमारे साथ में जाने माने चिकित्सक और भीलवाड़ा मॉडल को सफल बनाने वाला डॉक्टर राजन नंदा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर PR गुप्ता जी राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो सलाहकार पैनल है उसके सदस्य हैं। डॉक्टर BP मीना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशेषज्ञ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले नंदा साहब आपके पास आना चाहूंगा। यस सर। हालात जो देख रहे हैं किसी से छिपे नहीं है, लेकिन एक बात चलती है अब कि जैसे गुलेरिया जी ने कहा है कि अब कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब कंप्लीट लॉकडाउन, अगर तीसरी लहर से बचनी है और अभी भी अगर हमारे को इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने से रोकना है तो हमें लॉकडाउन की ओर जाना चाहिए। ये कर्फ्यू वगैरह जो है कुछ गलियां निकाली हुई हैं या फिर ये कहें कि सफिशिएंट नहीं है? ये कर्फ्यू सभी जगह ऑलमोस्ट राजस्थान में लगा हुआ है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 17 तारीख तक वापस इसको एक्सटेंड किया है इसके अंदर और ऑलमोस्ट लॉकडाउन है, पर एसेंशियल चीजों को इसमें छुट्टी दी गई है। पहले जैसे पिछली बार के अंदर डोर टू डोर सप्लाई का जो सिस्टम था, एटलीस्ट इन भीलवाड़ा जो सिस्टम था, शायद वो आज सिस्टम, मैं भी झालावाड़ में हूँ, वो वाला सिस्टम देखने में नहीं मिला। रेडिया वाले और कुछ दुकानों को, सब्जी वाले, फल फ्रूट वालों को इन्होंने छूट दी हुई है। टाइमिंग्स अलग अलग है, मिल रहा है, पब्लिक अपनी नीड के हिसाब से सामान ले रही है। पर अगर कुछ और स्ट्रिक्ट लगेगा तो शायद जल्दी ही कंट्रोल आएगा। पर बिल्कुल मूवमेंट करने, बंद करने से लोगों की आजीविका पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पर्टिकुलरली लो सोशल, लो इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसको देखते हुए सरकार अगर एक्शन ले रही है तो मैं मानता हूँ कि सब ठीक है कि कुछ अगर तो अपन 5-10 दिन अगर लेट भी होते हैं इसको कवर करने के अंदर, पर ये नहीं हो जो पिछली बार जैसे लोगों का मूवमेंट, मजदूरों का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पैदल मूव कर दिया था, वैसी सिचुएशन नहीं आए तो भी एक चीज गवर्नमेंट को अपने लेवल पे सोच के करना ही होगा। इस संबंध में इन बिटवीन कहीं इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लॉकडाउन भी अच्छी बात है, पैनिक कर सकता है। चले मैं वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन PR गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप मुख्यमंत्री जी के हर बैठक में मौजूद होते हैं, ये बात सही है कि लोगों को पैनिक में नहीं होने देना, उनकी रोजी रोटी का भी ख्याल रखना है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अब कंप्लीट लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। आप ही की मीटिंग के अंदर मिस्टर भंडारी भी ये बात कह चुके हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए। क्या हम इस चैन को तोड़ने के लिए जो अभी प्रयास कर रहे हैं नाकाफी हैं, या फिर देश में कहीं पे भी देखिए लोग कर्फ्यू से लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं, राजस्थान में भी वो स्थितियां बन रही हैं? योगेंद्र जी मुझे माफ करेंगे, मैं आज इस विषय से थोड़ा व्यापक जनित में अलग हटके बोलूंगा। श्योर सर, स्वागत है आपका। मैं आज आपके सामने एक ऐसे सुपर स्प्रेडर की बात करूंगा जो हमारे समाज में मतलब कोरोना को फैलाने में मदद कर रहा है और व्यापक जनित का नुकसान भी कर रहा है। इस सुपर स्प्रेडर का नाम है HRCT स्कैन। HRCT स्कैन आज एक सुपर स्प्रेडर का काम कर रहा है। उसका कारण क्या है कि सोशल स्टिग्मा के कारण लोग RT-PCR न करवा के और HRCT करवा रहे हैं। तो एक वो कोरोना की जो जांच गवर्नमेंट पैनल पे जानी चाहिए वो नहीं जा रही। एक दूसरा, अर्ली स्टेज में HRCT नॉर्मल होता है, इसलिए कोरोना होते हुए भी आदमी अपने आप को कोरोना मुक्त समझ रहा है। दो, तीसरी बात एक HRCT का मतलब 300 एक्सरे करवाना, इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो चौथी बात यह है कि यदि HRCT में कुछ आ भी गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका इलाज वैसे करना चाहिए। इसलिए मेरी समाज से
सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि HRCT केवल अस्पताल में भर्ती मरीज का ही करवाया जाए और HRCT का OPD बेसिस पे तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में कोरोना को डिटेक्ट होने में मतलब डिटेक्ट नहीं हो रहा और लोगों को नुकसान भी हो रहा है, इसकी कॉस्ट भी है। गुप्ता साहब एक सवाल है मेरा यहाँ पे, जो पॉजिटिव हो गए या फिर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जिनके गले में आवाज आने लग गई या फिर उनको फीवर लगातार है, इस तरह की स्थितियां बनती है, तो उसमें HRCT सजेस्ट करेंगे कि आप नहीं करानी चाहिए वहां पे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी स्थिति में HRCT बिल्कुल भी मददगार नहीं है, लेकिन चूंकि HRCT कराने के लिए आदमी जो उसकी आइसोलेशन है उससे बाहर निकल के सेंटर पे जा रहा है, इसलिए वो संक्रमण फैलाने में मदद कर रहा है। और HRCT मेरे अनुसार बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कम से कम डोमिसिलरी या OPD बेसिस ट्रीटमेंट के लिए। उसका कारण क्या है कि जो हम HRCT से जानना चाहते हैं उससे भी ज्यादा ब्लड की जांच से, जो कि घर बैठे हो सकती है, उससे हम जानकारी ले सकते हैं। उसके अंदर मुख्यतः CBC है, इंटरल्यूकिन 6 है और D डाइमर है। ये 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो सारी जानकारी मरीज के बारे में दे देते हैं, उसको कितना कोरोना है, उसको के अंदर कितना जहर फैल रहा है, उसकी ब्लड क्लोटिंग क्षमता कितनी है। इसलिए मेरी तमाम जनता से और अधिकारियों से और सभी चिकित्सकों से अपील है कि HRCT लिखना बंद कर दें। फिलहाल कोरोना में आप आइसोलेशन पे ध्यान दें, ब्लड टेस्ट पे ध्यान दें। केवल गंभीर मरीज जो अस्पताल में भर्ती है उनका HRCT होना चाहिए, बाकी का नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, माफ करना मुझे अलग से बोलना। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, सैल्यूट है आपके अल्फाज को। मैं आपके पास में लौटूंगा। BP मीना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये निश्चित रूप से आप लोगों के वो अनमोल सुझाव हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या फिर इस माध्यम से और लोगों तक बात जा रही है। वो पैनिक ना हो और ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी अगर हम पॉजिटिव वे देखें तो संक्रमित जो लोग हैं उनसे ज्यादा घरों से भी लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक होकर आज भी डेथ रेशो तो बहुत कम है हमारे यहाँ पे, लोग ठीक ज्यादा हो रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं, कोरोना आ रहा है इसमें कोई डाउट नहीं, लोग मर भी रहे हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि बिल्कुल जिसके कोरोना हो गया वो मर ही जाएगा, बचने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल आप बच सकते हैं, कोई परवाह की किसी भी चीज की आपको ये कहें कि चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस केवल आपको सावधान रहना है, चिकित्सक से आप सलाह लेते रहें। बहुत सारे लोग हैं जिनके HRCT में स्कोर भी ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी वो घर से ठीक हो रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट डॉक्टर्स का सामने आ रहा है। डॉक्टर BP मीना साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, ऐसे केसेस जो बिल्कुल ये लगता है कि कोविड हो गया मुझे और उसके बाद मुझे करना क्या चाहिए? जी BP मीना साहब सुन पा रहे हैं मुझे? यस योगेंद्र सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। जितने भी सारे लोग बैठे हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड, काफी सीनियर लोग हैं। मैं इसमें एक डॉक्टर के अलावा एक सामाजिक जो व्यक्ति है उसके आधार पे भी आपको कहना चाहूंगा कि कंप्लीट लॉकडाउन की बात सरासर गलत है। हर आदमी को अपने जो भी स्तर है, हम लोग नौकरी पेशा है, अच्छी जगह पे बैठे हैं, बड़ा पद है, भगवान की दया से रोटी रोजी का जुगाड़ है, पर हमको अपने एंगल से नहीं, समाज के उस तबके के हिसाब से सोचना चाहिए जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, गरीब आदमी है। कंप्लीट लॉकडाउन की थ्योरी बिल्कुल गलत है। ये पिछले साल भी सक्सेसफुल नहीं थी और अभी भी आप देखो कंप्लीट जो केसेस हैं वो डे बाय डे राइजनिंग होते जा रहे हैं। जितना अभी CM साहब ने कर रखा है वो मेरे ख्याल से मोर देन सेटिस्फैक्टरी और संतुलित है। एक चीज तो ये है। दूसरी बात, मैं बीमारी के बारे में आपको बताऊं कि हमारे PR गुप्ता साहब जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज के स्पेशलिस्ट है और मेरे ख्याल से जितने भी इधर उधर के लोग हैं उनमें ये सबसे ज्यादा क्वालिफाइड और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो ये जो चीज है इसके बारे में तो ये जो सुझाव देंगे वो सबसे ऊपर है। परंतु फिर भी मेरा जो अभी अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी जुकाम बुखार के ढेरों मरीज है जो कि आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट के अनुसार अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट उन लोगों को मिले तो वो बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सिंपल एंटीपायरेटिक है, आपका नेजो जितने भी सारी डिकंजेस्टेंट है या जो भी रिक्वायर्ड है। तो मैं मानता हूं कि बॉयल को फोड़ा होने का, एक मामूली जो नासूर को जो फोड़ा होने का काम है वो सबसे बड़ा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि छोटी जगह पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। रेमडेसिविर ऑक्सीजन वहां तक तो लेवल जब पहुंचेगा जब आदमी कैटेगरी 3 में आएगा।
पर मेरा ये निवेदन है कि कैटेगरी फर्स्ट का मरीज अगर वहां पर ट्रीट हो जाता है तो वो स्थिति इतनी भयावह नहीं होगी। इसके बारे में सभी को सोचना होगा, और राज्य सरकार के स्तर पे जो बड़े बड़े धुरंधर और विशेषज्ञ बैठ के जो सलाह देते रहते हैं एसी कमरों में, उनको ग्रामीण लेवल की हकीकत को सोचना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में आज पुलिस की गाड़ी 10 बार चक्कर काट जाएगी, वहां पे कोई एम्बुलेंस या डॉक्टर्स किसी भी पंचायत लेवल पर या तहसील हेडक्वार्टर पर नहीं जाता है। मेरा विशेष ये, भले ही आपकी हो सकता है मेरी बात सुनने में बुरी लगे, पर मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करता हूं, इसलिए मेरा कहना यह है कि पंचायत में जो सरपंच होता है बहुत बड़ी छोटी एक यूनिट होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी और एक सामाजिक सिस्टम में भी। उस आदमी से कांटेक्ट करो, सरपंच से कांटेक्ट करो, उसके पास में डॉक्टर्स भेजो, गांव में टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराओ और प्राइमरी ट्रीटमेंट दो। लोकल जो क्वेक्स हैं, जिनको 8वीं फेल लोग हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उन लोगों के घरों पे बाहर भीड़ लगी हुई है। वोटर जैसे अपने वोट पड़ते उस टाइम जिस तरह की भीड़ लगती है उस तरह की लाइन लगी हुई है, क्योंकि वहां को क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल है ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें अगर अपन शुरुआती स्तर में इस जगह पर अगर कंट्रोल कर लेंगे तो इस बीमारी का महामारी का रूप नहीं लेगा, और ये जो चीजें हैं काफी हद तक काबू में आ सकती है। जी बताएं। जी नंदा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं कि हम अभी भी चूक कर रहे हैं? देखिए, मैं उनमें नहीं जाऊंगा कि पॉलिटिकल कॉज क्या रहा है, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। हम चाहते हैं जनता का भला कैसे हो सकता है। अगर कोई चूक अभी भी हो रही है जनता के स्तर पे या कहीं पे भी, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जिसे हम दुरुस्त कर सकें। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि हम कहीं चूक कर रहे हैं अभी भी, ताकि इस चैन को तोड़ सके हैं जो ये कहा जा रहा है कि पीक पे जाएगा, उस स्थिति को रोकने के लिए। सर, मेरा ये निवेदन है गुप्ता साहब से, मैं इस मामले में सहमत हूं कि सब HRCT को ज्यादा एक्सेस में यूज नहीं किया जाए, परंतु ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिनमें RT-PCR नेगेटिव और HRCT में लंग की कंडीशन बहुत खराब है। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि HRCT दिखा रहा है पेशेंट को सिम्टम कम है। तो HRCT का डिस्क्रिप्शन जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसके ऊपर छोड़े। मेरा इसमें एक सजेशन है, आज की तारीख में प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, HRCT की मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में एक एक मशीन है। चाहे उसमें हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा हो या और कोई एब्डोमेन का पेशेंट इंजरी का आ रहा हो, उसी टेबल के ऊपर इतना रश होता है, बिना किसी सैनिटेशन चेंज किए हुए उसी पेशेंट पे, उसी टेबल पे कोरोना वाला पेशेंट भी लेटा जा रहा है, और उसी पेशेंट पे जो नॉन कोरोना पर्टिकुलरली हेड इंजरी के पेशेंट, रोड साइड एक्सीडेंट्स के या पेट में इंजरी है, वो उसी पे ले रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें कुछ इस तरह से कोई कह रहा है कि कुछ हॉस्पिटल को डेजिग्नेट करे कि सब इनमें HRCT होगी और दूसरे हॉस्पिटल में HRCT या नहीं होगी, या जिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दो सीटी मशीनें हैं तो उनमें एक में HRCT के लिए रखे और एक को दूसरे नॉन कोविड केसेस के लिए रखे। सेकेंडली, जो आप जिस पॉइंट पे कह रहे हो कोरोना के बेटर मैनेजमेंट के लिए, मेरा उसमें सजेशन या निवेदन आपके कि जो लॉजिस्टिक्स है, जो हॉस्पिटल चलाने के लिए जो लॉजिस्टिक के अरेंजमेंट है, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट है, वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट है या जो भी है, उसके लिए डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कम करें। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनको प्रोक्योर करना है। हम अगर एज ए डॉक्टर किसी सप्लायर को कहते हैं, वो हमारी बात कम सुनता है, जब तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या जो हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनकी बात ज्यादा सुनते हैं। अगर लॉजिस्टिक्स ये अपने हाथ में मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करे, तो मेरे को डॉक्टर्स को पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए छोड़े। आज की तारीख में अगर 12 घंटे एक डॉक्टर काम कर रहा है, 6 घंटे तो उसके लॉजिस्टिक्स के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होगी, रेमडेसिविर खत्म होगी, इसको प्रोक्योर करो, बेड्स की व्यवस्था खत्म होगी, उनको देखो, उसमें ही सारा एडमिशन। तो लेट दिस थिंग्स बी लुक आफ्टर बाय द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कैसे देखेंगे चीजें? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रोक्योर करना है, और हॉस्पिटल और भी तो डिस्ट्रिक्ट का सब प्रोक्योर करते हैं, उनको पता है कि हम दे रहे हैं सर, इससे सप्लाई है, ये एजेंट से टेंडर को प्रोक्योर करते हैं, सब चीजें वो भी तो करते हैं। यही चीजें डॉक्टर्स भी करते हैं। उनका जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो इसमें लॉजिस्टिक्स में खर्च हो रहा है। बिल्कुल। जी जी, गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ चिकित्सक की जो भूमिका है, देखिए आज आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखते हैं या फिर पेशेंट को कैसे हम रिलीफ दे सकते हैं, मीटिंग्स के दौर आपको लगता है कि जो भूमिका चिकित्सकों की होनी चाहिए उसको उसी तक है, या फिर उनको अगर उससे जुड़ी कोई सलाह है तो उसमें ले, बहुत ज्यादा मीटिंग्स और इनकी वजह से
मीटिंग्स के हल निकलता होगा। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, जैसे नंदा साहब ने अभी एक बड़ी बात की है। तो क्या वास्तव में डॉक्टर्स की भूमिका को मैं तीनों विषयों पर आऊंगा। सबसे पहले एचआरसीटी का जो जॉइंडर था उसके बारे में मैंने ये कभी नहीं कहा कि एचआरसीटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 100 में से 90% एचआरसीटी फालतू हो रहे हैं। एक दूसरा, ऐसे केसेस आते हैं जिनमें आरटीपीसीआर नेगेटिव है, लेकिन जो वो एचआरसीटी में फाइंडिंग्स आएंगी, मैंने बताया उसका अल्टरनेटिव हल है कि यदि मरीज को 3 दिन में आराम नहीं मिलता तो उसकी ब्लड जांच करा के पता लगाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में 4-5 दिन बाद में एचआरसीटी कराएं तो उसकी पॉजिटिव आने की संभावना भी ज्यादा है, और जो बिखराव कोरोना का हो रहा है मरीजों के बाहर निकलने से उसकी संभावना भी कम हो जाती है, पहला। दूसरा, मैं मीणा साहब की बात पे आऊंगा। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री साहब की वीडियो कॉल हुई थी, उसमें वीडियो मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने गवर्नमेंट को 2 सुझाव दिए थे। ग्रामीण इलाकों में तुरंत इलाज चालू हो ताकि वो अस्पताल में जाने वाली भीड़ कम हो। दूसरा, शहरी इलाकों में जो है ऑनलाइन ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप कॉल और इससे संभव है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज ऑनलाइन हो। ये 2 सुझाव दिए थे। इसको मानकर राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसमें उन्होंने एक किट दिया है कि जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आती है वो किट मरीज को संभला दिया जाए। अब वो किट कितने लेवल पे पहुंचा है इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जरूरी है कि उस किट को वो स्प्रेड करे। अब तीसरी बात यह है कि मैनेजमेंट की बात है, तो मैनेजमेंट निश्चित तौर पर आमतौर पर डॉक्टर्स पे ही रहना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में डॉक्टर्स इतना ओवरबर्डन है कि जो नंदा साहब ने बात कही है कि इस काम को फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं, पर नॉर्मल कोर्स में ये डॉक्टर्स के पास ही रहना चाहिए। योगेंद्र सर, मैं हेलो, एक समय कम है, मैं मीना साहब आपके पास आना चाहूंगा, टाइम कम। यस योगेंद्र सर, मैं आपके माध्यम से PR गुप्ता सर से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार में आप अच्छी जगह पे बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, सरकार आपकी बात मानती भी है। मेरा निवेदन यह है कि इस बीमारी को 3 पार्ट में डिवाइड करा दो, कैटेगरी 1st, 2nd और 3rd। तो 3rd कैटेगरी का जो मरीज है उसको आइडेंटिफाई करा के और उसी के लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल हो। पर ये कैटेगरी कब हो पाएगी? जब अपन उसके ऊपर ये प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट इंश्योर हो जाएगा, जब भी वो कैटेगरी 3rd आइडेंटिफाई हो पाएगी। एक चीज। दूसरी बात क्या है, कितना भी बड़ा दुनिया में द्वंद्व हो, कितना भी बड़ा डिजास्टर हो, पर उसके अंदर कंसोलेशन बहुत बड़ी चीज होती है। आपने देखा होगा कि टाइटैनिक पिक्चर आई थी, जब जहाज डूब रहा था तो कुछ लोग वायलिन भी बजा रहे थे। किस लिए वायलिन बजा रहे थे? ताकि भगदड़ नहीं मचे। तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है कंसोलेशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये क्योस जो मचा हुआ है दुनिया के अंदर, जो एक द्वंद्व मचा हुआ है, एक भय का वातावरण मचा हुआ है, भले ही स्थिति गंभीर है, नो डाउट, सब लोग स्वीकार करते हैं, पर उसके अंदर एक कूल वातावरण करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये भय का वातावरण अगर खत्म होगा तो लोगों में इंजेक्शन की डिमांड भी कम होगी, ऑक्सीजन की डिमांड को भी अपन संतुलित तरीके से ले पाएंगे। अभी लोग ओवर सिक्योर की वजह से लोग होर्डिंग भी कर रहे हैं, जो लोग सक्षम है वो पहले से रिजर्व भी रख रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस गलत है। दूसरी बात, ट्रीटमेंट का मैंने आपको बता दिया। एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, कैटेगरी 1st, 2nd, 3rd का कैटेगराइजेशन बहुत मस्ट है, और RT-PCR कैटेगरी 3rd के लिए ही रहना चाहिए। रही बात हर बीमारी के अंदर, सिर्फ इसकी बात नहीं है कोरोना की, हर बीमारी के अंदर जब आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट फेल हो जाते हैं तभी भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस बीमारी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। PR गुप्ता सर से पूछ लो कि TB के कितने सारे मरीज हैं जिनका प्रॉपरली डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसके बावजूद भी क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर TB का इलाज चलता है और मरीज ठीक हो जाता है। तो ये कोई नई बात कोरोना में की नहीं है, ये हर बीमारी के अंदर जुड़ी हुई है। 3rd बात है रिहेबिलिटेशन। तो साइकोलॉजिकल, एक SDO दीवार वो हॉस्पिटल से कूद के आत्महत्या कर ली, एक ने कहीं कर ली, ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल इंबैलेंस है। तो ये जो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए भी हेल्पलाइन हर लेवल पर, ऐसा नहीं सिर्फ जयपुर के लेवल पर, 3 हॉस्पिटल और 3 डॉक्टर CM साहब को सलाह दे दे और उस हिसाब से पॉलिसीज बन जाए, ये गलत है बिल्कुल। मैं कहता हूं पूरा इतना बड़ा करोड़ों का प्रदेश है, उसमें सबकी जन भावनाएं, सबकी आवश्यकताएं और सबकी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होना चाहिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह सुविधा रहनी चाहिए कि किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर समाधान हो। बिल्कुल सर, आप लोगों के सुझाव निश्चित रूप से बहुत ही बेनिफिशियल सुझाव हैं, और
सरकार तक जरूर पहुंचेंगे, पीआर गुप्ता साहब, क्योंकि देखिए बात बात में बहुत सारी बातें निकलती हैं और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जो है उससे खारिज नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छा योगेंद्र सर, एक अगर आपकी एक इजाजत हो तो मैं कहूँ आपसे एक मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, दूसरा सेकंड नहीं लूंगा सर, एक समय सेकंड और हो चुका मीना साहब, समय मैं और पीआर हो गुप्ता चुका सर से निवेदन करता हूं कि एक मेडिसिन का, प्राइमरी मेडिसिन का जो किट है वो गांव में डिस्पर्स करवाए जरूरतमंदों को। जी बिल्कुल होना चाहिए, वो ऑलरेडी चलिए, हमारे डिसाइड हो चुका, हमारे साथ गवर्नमेंट से ऑलरेडी डिसाइड हो चुका, बिल्कुल आदेश भी हमारे जारी विशेष जा नहीं रहा है। और निश्चित रूप से ये उनका वो पीक टाइम होता है कि जिसमें वो अपनी परामर्श देते हैं। लोग गुप्ता साहब से हमने रिक्वेस्ट किए, नंदा साहब से, मीना साहब से रिक्वेस्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और निश्चित रूप से आपके सुझाव हैं बहुत कारगर होंगे प्रदेश के हित में, समाज के हित में, देश के हित में, और समय समय पे आपके सुझाव हम लेते भी रहेंगे, जनता तक पहुंचा सकते हैं ताकि जनता पैनिक ना हो, उन्हें लगे कि बिल्कुल अगर कोरोना हो गया तो कोरोना होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल दुनिया से अलविदा हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर लोग ठीक होकर के बाहर निकल रहे हैं, आज भी ये रेशो 80% के आसपास है, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, और निश्चित रूप से ये सुझाव काफी कीमती और अनमोल सुझाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और खास खबर में ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे।